अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। दुनिया में मुख्तलिफ फितरत के मर्द पाए जाते हैं। कुछ मर्द दूसरों की इज्जत का पास रखते हैं, कुछ दूसरों की बहनों बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते हैं। कुछ मर्द अपनी बुजदिली की वजह से अपने घर की बहन बेटियों की हिफाजत में नाकाम रहते हैं, तो बाज के लिए मोतबर सिर्फ अपने ही घर की बहन बेटी होती है। बाहर की औरतें इन्हें किसी भेड़ बकरी की तरह मालूम होती हैं। मतलब ये कि मर्दों की फितरत में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखती थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन मेरे साथ होने वाले इस वाक़ये ने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया। मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और यहाँ मेरी आंखें भी ऐसे आंसू बहा रही थी जैसे बारिश के कतरे हों। जब दरवाजे में हलचल की आवाज़ आई, मैं एक तरफ को सिमट के बैठ गई। जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसकी शक्ल मुझे देख के ही बहुत डर लग रहा था। उसने मेरी तरफ वो कपड़े बढ़ा दिए और कहा कि ये लो। मैंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने कहा कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, जरा मेरी हालत तो देखो, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता क्या? वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा देखो, मेरे पास मत आना। उसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इस तरह बचाया जाता है क्या किसी को? जब उसने मुझे कंधों से पकड़ा और अपनी आंखों के करीब कर दिया, ऐसी बात बताई कि मेरे हवास ठिकाने लग गए और मैंने उसी वक्त अपना सब कुछ उसके सर पर मर्दों वाली टोपी पहने, हाथ में वो बड़ा सा बैग उठाए हुए जगह जगह मैं फिर रही थी। लोगों के घरों में जा जाकर दरवाजे पर दस्तक देती, मुस्कुराकर सलाम करती, फिर बताती कि हमारे पास एक सर्फ है जिससे अगर आप कपड़े धोएं तो आपके कपड़ों पर लगे कोई भी किसी किस्म के दाग होंगे साफ हो जाएंगे, जैसे कोई दाग कभी थे ही नहीं। अभी मैं बोल ही रही थी कि लोग मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। मुझे बहुत मायूसी होती थी। मैं मजबूर होती तो ये काम क्यों करती। फिर एक दिन मैंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़के ने दरवाजा खोला। ये लड़का बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। ये वही उम्र थी जब लड़कियां अपनी उम्र के लड़कों को देख लेती हैं और कोई ना कोई दिल को अच्छा लग जाता है। उसकी शक्ल भी तो वाकई ऐसी ही थी कि उस पर कोई भी अपना दिल हार बैठे। पर मैंने अपने आप को होश में लाया क्योंकि ये मेरे काम करने का वक्त था। उसने कहा कि जी। मैंने कहा कि ये हमारा सर्फ है। मैं वही सबक पढ़ने लगी जो हर घर के सामने जाकर पढ़ती थी। ये पहला शख्स था जिसने मेरी पूरी बात सुन ली थी। मैंने कहा कि क्या आप सर्फ खरीदेंगे? उसने कहा कि आप कुछ ठंडा पिएंगे, गर्मी बहुत है। मैं आपके लिए ठंडे पानी का गिलास लेकर आता हूँ। मैंने कहा कि जी ठीक है, पिला दे पानी। उसके घर के दरवाजे के आगे एक बड़ी सी सीढ़ी बनी हुई थी। मैं उसके ऊपर बैठ गई। गर्मी तो वाकई बहुत थी। देखा तो वो मेरे लिए पानी लेकर आया था। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैंने पानी का गिलास होंठों से लगाया तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि ठंडी ठंडी बोतल थी। मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि इतनी गर्मी में इंसान का यही दिल करता है कि उसे कोई अच्छा सा मशरूब मिल जाए। बस इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया। और जो ये आप दिन भर सर्फ बेचती हैं, ये कितने का होता है? मैंने कहा कि ये ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, इसीलिए 70 रुपये का पैकेट है और इसमें सिर्फ 10 रुपये मेरे होते हैं। उसने कहा कि सिर्फ 10 रुपये? तो फिर कितना बेच लेती हैं आप? मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस यूँ समझे कि एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर लेती हूँ। उसने कहा कि आपका बहुत बड़ा ख़ानदान है क्या? अब मैं खामोश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे हालात जानने में दिलचस्पी ले रहा है, तो मुझे उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए। वो भी समझ गया कि शायद अब मैं झिझक रही हूँ। खैर, उसने अपनी जेब से पैसे निकाल लिए और कहा कि जो सारे सर्फ हैं, ये कितने के होंगे? मैंने कहा कि 1000 रुपए के, क्योंकि इससे ज़्यादा का सामान मैं उठा नहीं सकती थी। दान पान सी लड़की थी, दुबली पतली सी। उसने कहा कि ये सारा माल मुझे दे दें और 1000 रुपया मेरी तरफ से बढ़ा दिया। मैंने कहा कि क्या वाकई आप ये सारा सामान ले लेंगे? उसने कहा कि हाँ, मुझे चाहिए, खरीदना है मुझे, और उसने सारा सामान ले लिया। मैं बहुत खुश हो गई। उसने शुक्रिया बोलकर मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा कि ज़रा बात सुने। मैंने कहा जी। उसने कहा कल तो आएंगी ना आप? मैंने दिल में सोचा कि इसने एक दफ़ा तो इतना सर्फ ले लिया, तो ये कल क्यों खरीदेगा? मैंने कहा कि जी आ जाऊंगी। उसने कहा कि फिर कल भी आ जाइएगा, मैं कल भी सामान चाहिए होगा। मैं बहुत खुश हो गई। जो काम मैंने पूरा दिन फिर आगे करना था वो एक ही घंटे में इतनी जल्दी मुकम्मल हो गया था। मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा कि वापस कैसे जाएंगी आप? मैंने कहा कि मैं बस से जाऊंगी, रिक्शे के पैसे नहीं होते ना। उसने कहा कि रुक जाए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप तकल्लुफ़ ना आप करें। इतना आप क्यों करेंगे मेरे लिए? उसने कहा कि क्यों छोड़ दूंगा? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो जाएगा। आ जाए मेरे साथ। मैंने कहा कि आप एक मोटरसाइकिल थी। मैंने कहा कि इस पे। उसने कहा कि जी, आप इस पे बैठ जाएं। वो मोटरसाइकिल पे बैठा और उसके पीछे मैं बैठ गई। मेरे पास जो बैग था वो मैंने दरमियान में रख लिया था।
वो समझ गया था कि मैं बैग दरमियान में क्यों रखा है, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और वो इस जगह पर छोड़ गया मुझे जहाँ से मैंने माल उठाया था, यानी कि इन्हीं सरफ वालों के ऑफिस में। मैंने मोटरसाइकिल थोड़ा पीछे ही रुकवा लिया। मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पानी पिलाया, मुझे सारा सामान खरीदा, मेरे किराए के पैसे भी बचा लिए। उसने कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं इन लोगों की दुकान पे चली गई जिनका ये माल था, उनको उनके पैसे दिए, अपना कमीशन लिया और इतने सारे सर बेचने के बदले मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी मिल गए। मैं घर आ गई जहाँ पर मैं अपनी ताई के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप एक हादसे में इस जहां से किनारा कर गए थे। मैंने अपनी ताई को नहीं बताया कि आज इतना सारा सामान बिका है। उनको उतने ही पैसे दिए जितने रोज कमाया करती थी। उन्होंने कहा कि अगर तू भीख मांगने जाएगा तो इससे भी ज्यादा पैसे कमा के लाएगी, और भीख मांगना तो एक तरफ, अगर तू। मैं जानती थी कि वो क्या बोलने वाली है। मैंने कहा कि अल्लाह का खौफ करे ताई, एक औरत के लिए गलत काम करके पैसे कमाना कितना हराम से भी बढ़कर हराम है। लेकिन सही तरीके से पैसे कमाना मुश्किल जरूर है, लेकिन हलाल रास्ता है, वो भी तब जब वो पढ़ी लिखी भी ना हो। आप क्या चाहती हैं कि मैं धंधा करना शुरू कर दूं? जब वो खुल के बोल सकती थी तो मैं भी क्यों ना बोलती। मेरी ताई ने कहा कि हाँ कर दे, क्योंकि तेरे माँ बाप तुझे मेरे सर पर डाल के चले गए हैं और तुझे रिस्क हलाल कमाने का शौक चढ़ा है। मैंने कहा कि हाँ, रिस्क हलाल की मांगूंगी, चाहे रोज के 10 रुपए ही क्यों ना कमाऊं। इतना कह के मैं इस छोटे से कमरे में आ गई, जब कहने को मेरा कमरा था, लेकिन यहाँ पर एक चारपाई और एक कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं आता था। बैठ के रोना शुरू कर दिया, आसमान की तरफ देखने लगी, सोचने लगी कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मेरी पढ़ाई पूरी ना हो सकी, और अब मैं ये मेहनत का काम करती हूँ। वो पैसे भी मुझसे ताई ले लेती है। खाने में पतीली में पतली दाल रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और फिर मुझे बातें भी सुनाती है। आज उसने मुझे ये कह दिया कि मैं मेहनत का काम छोड़कर धंधा करना शुरू कर दूं। ये कैसे कह सकती थी वो ऐसा? अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो उनके सामने मुझे कोई ऐसी बात करता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। अगले दिन मैं फिर से इस मोहल्ले की तरफ निकल गई और इस लड़के के घर के पास चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, वो फिर से बाहर निकला। इस दफा उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कसरत कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने नजरें झुका ली तो उसने कहा कि 1 मिनट। वो वापस अंदर चला गया, मेरे लिए फिर से पानी का गिलास लाया और उसने अपने कपड़े के ऊपर एक जैकेट पहनी थी। शायद वो समझ गया था कि वो मुझे ऐसे यूं आना बाहर अजीब लगा है। उसने कहा कि सामान ले आई हैं आप? मैंने कहा कि हाँ। उसने फिर से मेरे सारा सामान खरीद लिया और मुझे 1000 रुपए दे दिए। मैं बहुत खुश हो गई और इस दफा भी उसने मुझे ठंडी बोतल ही पिलाई। इस दफा वो फिर से मुझे छोड़ने के लिए आया। रास्ते में हम लोगों ने बातें भी की, लेकिन वो बातें बिल्कुल आम सी थी। उसने कहा कि आजकल बहुत गर्मी है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। फिर कहने लगा कि इस सड़क पर बहुत ज्यादा शोर होता है, अगर आप इस बस लेने जाती तो आपको पूरी सड़क पर गुजरना पड़ता, गर्मी से तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाना था। बस इसी तरह की इधर उधर की बातें कर रहे थे, बल्कि वही बोल रहा था, मैं सिर्फ उसकी बातें सुन ही रही और जी हाँ ही कह रही थी। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। जब तीसरी दफा भी उसी को माल देने के लिए गई तो मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम फारिस है। मुझे उसका नाम बहुत खूबसूरत लगा। वो खुद भी इतना ज्यादा प्यारा था। उसका कसरती बदन था और मैं जब भी जाती वो शायद घर में कसरत कर रहा होता था। उसके घर से गानों की आवाजें भी आती थी, लेकिन ये गाने कोई आशिक मशूकी वाले नहीं होते थे। शायद इंग्लिश गाने थे। शायद गाने लगा के वो वर्जिश किया करता था, लेकिन बार बार वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, जबकि वो खुद ही कहता था कि आपने कल भी आना है। साफ जाहिर था कि वो मेरी मदद कर रहा था। शायद वो अच्छा इंसान था। आज जब उसने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ तो मैंने कहा कि नहीं, आज मुझे वहां नहीं जाना, आज मुझे सीधा घर जाना है, क्योंकि कल छुट्टी है। उसने कहा तो फिर आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरी ताई ने आपको मेरे साथ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा कि आपके माँ बाप नहीं है? मैंने कहा नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि माफ कीजिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगा कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब नाम बताने में कौन सी कबाहत थी। मैंने कहा कि मेरा नाम स्वाले है। उसने कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। बस इतना कहकर मैं खामोश हो गई और वो भी अपने घर के अंदर चला गया। 3-4 दिन से अच्छे पैसे ला रही थी तो मेरी ताई को लालच आ गया था। अब वो कहती थी कि और पैसे लेकर आओ। मैंने उनको कह दिया कि एक औरत है जो रोज मुझसे सारा माल खरीद लेती है। मैंने मर्द की जगह औरत बताई थी ताकि वो कोई हंगामा ना खड़ा करे। उन्होंने कहा कि फिर तो पागल है, तो काम खत्म करके वापस आ जाती है तो फिर से सरफ वालों के ऑफिस जाया कर और कहा करके सुबह वाला माल बिक गया, दोपहर वाला माल दे दे। इस दिन मैं डबल पैसे कमाने लगी। मैं दिल में सोचने लगी कि बात तो ठीक है, लेकिन ये तो लालच में आता है। उसने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम लालची नहीं होंगे तो कौन होगा? फिर और उसकी बातों में आकर मैंने अगले दिन यही किया। सुबह सुबह मुझे अल्तमश से सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन मैंने फिर से सर वालों की दुकान से इतना सा सामान उठा लिया और एक दूर दराज इलाके में जाकर बेचने लगी।
एक दिन तो मैं इस घर गई तो फिर वो मुझे नहीं था पता चला कि आज मेरी कमाई नहीं होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसीलिए मैं दूर-दराज के इलाकों में जाया करती। घर-घर जाती थी, 10 में से 1 शख्स होता जो बात सुनता था और वो भी सर्फ नहीं लेता था। कहता था कि हम तो अच्छी कंपनी का सर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे मेयार का ही नहीं है। मैं सोच रही थी कि न जाने वो कहाँ चला गया, कहीं उसने घर तो नहीं छोड़ दिया। पता नहीं क्यों पर मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं एक दूर-दराज के इलाके में चली गई। यहाँ पे एक घर बना हुआ था। मैंने दस्तक दी तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। बाहर बादल बन रहे थे, शायद बारिश होने वाली थी। मैंने सोचा कि बस इस घर से पूछ लेती हूँ कि उन्होंने खरीदना है या नहीं। उसके बाद वापस चली जाऊँगी और काम खत्म करूँगी। आज का दिन खाली गया तो क्या हुआ? बस अब तो बारिश होने वाली है। बारिश में कहाँ फिरती रहूँगी? लड़का मुझे सर से पाँव तक देखने लगा और बोलने लगी मैं। एक हाथ में मैंने सर्फ का पैकेट उठाया हुआ था, कंधे पे बैग डाला हुआ था। उसने कहा, "जी, जी, हमने खरीदना है। आप अंदर आ जाएँ।" जब उसने कहा कि आप अंदर आ जाएँ तो मैं थोड़ा झिझकी। उसने कहा, "कोई बात नहीं, मैं अपनी अम्मी को बुलाता हूँ।" जब मैंने सुना कि अपनी अम्मी को बुला रहा है तो इसका मतलब कि घर में औरतें भी थीं। मैंने कहा कि चलो औरतों से बात करना ज़्यादा आसान होता है और घर के अंदर औरतें भी हैं तो मुझे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उसने एक झटके से दरवाज़ा बंद करके मेरे मुँह पर हाथ रख दिया। सामने एक और लड़का भी खड़ा था। इन दोनों के चेहरे पे शैतानी हँसी थी। मैं समझ गई थी कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है और इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना लिया है। ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हम इस काम की गहराई को समझते नहीं, लेकिन एक लड़की जो घर-घर जाके सर बेच रही है, किसी को क्या पता कि वो किस वक़्त कौन से घर गई है। अगर ऐसे ही कोई इसे घर के अंदर खींच ले, इस पे हमला कर दे, उसके साथ कुछ बुरा कर दे, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और इसके पीछे भी कोई नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि वो तो अपना काम करने के लिए गई है। और फिर कुछ लड़कियां भी मुझ जैसी बेवकूफ़ होती हैं, जो घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। मैंने शायद सबको फारिस जैसा समझ लिया था। अगर वो अच्छा इंसान था तो इसका मतलब ये नहीं था कि सारी दुनिया मेरे साथ अच्छी ही रहेगी। और मैं इन लोगों को कहा कि मुझे छोड़ दे, वो जाने दे। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। एक लड़का कहने लगा कि हम तो बैठे बोर हो रहे थे। बारिश की वजह से केबल भी चली गई और फिर लाइट भी चली गई। लेकिन अच्छा हुआ तू आ गई है। कहकर वो हंसने लगे और मुझे पता चल गया कि अब मेरी खैर नहीं है। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक छोटे से कमरे में थी जहां पर एक बेड पड़ा हुआ था। सामने अलमारी थी, इसमें कुछ किताबें पड़ी थी और कमरे से अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे किसी बहुत ही तेज परफ्यूम की खुशबू होती है। मैंने जब अपने आप को देखा तो मैं घबरा गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरा बैग भी मेरे पास नहीं था। मैं अपने आप को अपने बाजुओं में छुपाने लगी जब अचानक से फारिस कमरे में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक जोड़ा था। कहने लगा कि ये लो। उसने जोड़ा मेरी तरफ बढ़ाया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं हैरान रह गई कि मैंने इससे वो कपड़े पकड़ लिए और वो बाहर चला गया। वो कपड़े शायद उसके अपने ही थे। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो मेरे करीब आने लगा। मुझसे पूछने लगा कि तुम ठीक हो? मैंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, मुझे हाथ ना लगाना, दफा हो जाओ यहाँ से। इसका मतलब कि वो तुम थे। तुम उन लोगों के साथ मिलकर उनका साथ दे रहे थे। तुम्हारे दोस्त थे वो। मैंने उसे ना जाने क्या कुछ सुना दिया। उसने कहा कि साले, तुम्हें याद नहीं है क्या हुआ था? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की थी तो उन लड़कों ने मुझे पकड़कर रोकने की कोशिश की थी और इसी स्नाम में मेरा सर दीवार से लग गया था और मैं बेहोश हो गई थी। पर मुझे फारिस ने बताया कि मैं वहां से गुजर रहा था और तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता था और हैरान हुआ कि तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, क्योंकि इन लोगों का जानता था मैं। ये लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और बहुत ही फजूल लोग हैं। फिर मैं समझ गया कि कहीं तुम यहाँ पर सर बेचने तो नहीं आई और इन लोगों ने तुम्हें चुपके से अंदर तो नहीं बुला लिया। इसीलिए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैंने दरवाजा तोड़ दिया और फिर जो सामने का मंजर देखा मैं वही जानता हूँ, लेकिन मैंने उनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। खूब मारा है उनको और पुलिस के हवाले किया और पुलिस वालों से झूठ बोला है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, वरना वो तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देते। तुम्हारे होश में आने का इंतजार करते, तुमसे बयान लेते, न जाने कैसे कैसे सवाल पूछते। इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे वाकई कुछ याद नहीं था। इसका मतलब कि फारिस ने मेरी इज्जत बचाई थी। उसने मेरी बहुत मदद की थी। मैं रोते रोते उसके कदमों में गिर गई। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब मेरा क्या होगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर मेरी ये बात ताई को पता चल गई तो वो इतनी बुरी इंसान है कि वो ये कहेगी कि मैंने ये सब कुछ जो किया है अपनी मर्जी से किया है और अब मैं झूठ बोल रही हूँ। वो तो मुझे इस वक्त भी धंधा करने का ही मशवरा देती थी जब मैं मेहनत मजदूरी की रोजी कमा कर खाया करती थी। जब ताई ने ये बात सुनी तो उसका वजूद कांपने लगा। मुझे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी बाजुओं में मोटी मोटी रगें उभर आईं। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसने कहा कि तुम यहीं बैठो। थोड़ी देर बाद वो पट्टी का सामान लेकर आया क्योंकि मेरी कलाई पर चोट लगी हुई थी और पेशानी पर भी। उसने अपने हाथों से मेरी पट्टी की और उसकी आंखों में देख रही थी मैं। मैंने कहा कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? उसने कहा कि तुम जानना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ, मुझे जानना है तुम मेरी मदद क्यों करते हो।
क्यों तुम मुझसे सारा सामान खरीद लेते थे, मुझे शरबत वगैरह पिलाते थे, मेरे घर छोड़कर आते थे। तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की और मुझे कभी तुम्हारे वजूद से ऐसा कभी डर भी महसूस नहीं हुआ। शायद तुम्हारी वजह से ही मैं इन लोगों से भी भरोसा कर लिया था कि हर इंसान बुरा नहीं होता और इनके घर के अंदर चली गई। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। जब मेरी पट्टी हो गई तो उसने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया, फिर मुझे बिस्तर पर बिठाया और मुझ पर लिहाफ उड़ा दिया और कहा कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, हर इंसान अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ अच्छा मामला इसीलिए करता था क्योंकि मेरी मंगेतर के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे अपनी कुछ नादा ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। आम लड़कियों की तरह उसे भी कई तरह के शौक थे, लेकिन उसके वालिदैन उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते थे और मेरे पास भी तब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके छोटे से दिमाग ने ये सोचा कि वो खुद ही पैसे जमा कर लेती है और घर वालों से झूठ बोल दूंगी कि ये मेरी दोस्त ने पैसे दिए हैं। इसी तरह से मना लूंगी, इन पैसों से भी अपनी पसंद की चीज़ खरीद लूंगी। वो भी इसी तरह से किसी कंपनी से मुंसलिक हो गई और शैम्पू बेचने के लिए घर घर जाया करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। मैं यही समझता था कि वो अपने कॉलेज गई है। रिश्तेदारी की वजह से मुझे उसकी पूरी खबर होती थी और उसके साथ भी एक दिन वही हुआ जो आज तुम्हारे साथ होने वाला था। लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे 4 महीने अस्पताल में गुजारे और उसके बाद वो वापस आ गई। तो मैंने उसे समझाया कि अभी आगे की ज़िंदगी पड़ी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन इस टाइम मैं बहुत कमज़ोर था, उसकी हिफाजत करने के काबिल नहीं था। फिर भी उसे तसल्ली दे रहा था। पर कहते हैं कि जब आपके पास उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रहती। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैं रोज़ वर्जिश करता हूँ, अपने आप को मजबूत बनाता हूँ, इस काबिल बनाता हूँ कि वो एक साथ एक नहीं 10 मर्दों को भी ठिकाने लगा सकूं। पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे आज ही किसी को बचाने का मौका मिलेगा और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैंने फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं वापस कैसे जाऊँगी? रात हो गई है, मेरी ताई तो बातें कर कर के मेरा जीना हराम कर देगी। वो मुझ पर बहुत ज़ुल्म करती है। उसने कहा कि तुम आज की रात इधर ही सो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बहुत अजीब है बात। उसने कहा कि कुछ अजीब नहीं है। तुम आज की रात इधर सो जाओ, मैं वैसे भी रात हो गई है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें ज़ख्म लगे हैं। मैं तुम्हारे लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करता हूँ। खाना खाओ, दवाई खाओ और सो जाओ। सुबह सोच लेंगे कि क्या करना है। मैंने कहा ऐसे क्या? मेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने खाना खाया, दवाई ली क्योंकि मुझे वाक़ई बहुत दर्द हो रहा था। मेरे वजूद पे बहुत सारे ज़ख्म लगे थे और मैं सुकून से सो गई। मुझे याद नहीं कि मुझे आखिरी दफ़ा इतनी अच्छी नींद कब आई थी। मुझे एक पुराने आदमी के पराये के घर में, कमरे में, ये जानते हुए भी कि वो मेरा कुछ नहीं लगता, उसके घर में मुझे इतनी सुकून की नींद आई कि मैं बता नहीं सकती। और बस सुकून से सो गई। सुबह उठी तो उसने मेरे लिए नाश्ता भी बनाया। अब मैं यहाँ से जाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं चलती हूँ। मैं दरवाजे के करीब जा रही थी जो अचानक से उसने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा कि ये क्या बात है? वो मेरी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा कि क्या चाहते हैं आप? उसने मुझे कंधों से पकड़ा और पीछे कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद उसने मुझे ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी सोच रहा था। बोलने से पहले वो मेरी आंखों में ही देख रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है? मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या कहना चाहते हो? बोलते क्यों नहीं? मैं चिल्लाई और फिर उसने अपनी ज़ुबान खोल ली और उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी ताई के घर वापस जाना ही नहीं पड़ेगा। ना ही तुम्हें दोबारा ये सर बेचना पड़ेगा और ना ही किसी से डरने की ज़रूरत होगी। मैंने कहा कि क्या मतलब? मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसके अभी तक मैं डरी हुई थी, परेशान थी कि किसी तरह अपने आप को सँभाल ले खड़ी थी। क्योंकि इस इंसान के सामने मैं फूट-फूट के रो नहीं सकती थी, उसको गले लगा के अपना दुःख तो हल्का नहीं कर सकती थी। पर शायद उसने मुझे यही करने का कह दिया था क्योंकि उसने इसके बाद मुझे कहा कि वो मुझसे निकाह करेगा। मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अकेले रहते-रहते थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में तुम जैसी अच्छी लड़की आ जाए, जो मेरी बीवी बन के मेरे साथ रहे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पहले दिन ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया था। और जब मैंने देखा कि वो दोनों तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने वाले थे, तो अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ उनकी जान नहीं ली, वरना उनको इतना मारा कि वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि क्या आँसुओं का मतलब हाँ है? क्योंकि अगर ये खुशी के आँसू हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक दफ़ा फिर जी भर के ही रो लो। इसके बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूँगा। मैं फूट-फूट के रोते हुए फ़ारिस के गले लग गई। उसने कहा कि अरे, अरे! पहले निकाह तो हो लेने दो। इसका कहना था कि मुझे हँसी आ गई और फिर जो मैंने तुमसे 20-30 किलो सर्फ़ खरीदा है, उससे तुम इस घर के सारे कपड़े भी धो रहे हैं। मैंने कहा कि कपड़े धोने के लिए शादी कर रहे हैं मुझसे। तो उसने कहा और क्या? हम दोनों ही इस बात पर हँसने लगे और फिर हमने शाम में बाकायदगा निकाह कर लिया और इसके बाद हम दोनों एक-दूसरे के निकाह में चले गए। अल्लाह का करम है कि उसके बाद से हम दोनों साथ हैं और आज इस बात को 3 साल हो गए हैं। मैं अपनी ये कहानी सुना के यही बताना चाहती हूँ कि ना तो हर मर्द बुरा होता है और ना ही हर मर्द अच्छा होता है, लेकिन हर औरत को
बहुत एहतियात पसंद होना चाहिए। हर कदम फूंक-फूंक कर रखना चाहिए। मैं अपनी ताई जैसी औरतों का ज़िक्र करके भी ये बताना चाहूँगी कि ऐसी औरतों के हाथों किसी की भी बेटी की कभी भी इस्तेमाल नहीं होना, जो मुझे सामने से कहती थी कि पैसे कमा के लाओ, इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। ऐसी औरतों के लिए दूसरी बहन-बेटियाँ पैसे कमाने की मशीन होती हैं। बस ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तरबियत मेरी माँ ने की थी और मेरे अंदर एक नेक शरीफ बाप का खून था। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं हलाल की रोज़ी कमाना चाहती थी। इसलिए अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा मामला किया था और मुझे फ़ारिस जैसे शख्स के निकाह में भेज दिया। अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। ज़िंदगी की हर सहूलत है। एक अच्छा खूबसूरत शौहर है, जिसको मैं भी पसंद करती हूँ। यूँ समझ लें कि हमारी मोहब्बत की शादी है। हमारे यहाँ औलाद भी होने वाली है। डॉक्टर ने बताया कि बेटा होने वाला है और फ़ारिस कहता है कि वो अपने बेटे को भी एक मज़बूत शख्सियत का मालिक बनाएगा। इसकी शुरू से ही ऐसी तरबियत करेगा, कोई भी दूसरे पर ज़ुल्म कर रहा हो तो वो उसे रोक सके। अल्लाह ने फ़ारिस जैसे शख्स मुझे नेमत की तरह अता किया, मेरी ज़िंदगी में उतारा, जिस पर मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लूँ, कम है।